हाँ। अभी तक हमने वैश्विक दर्शन की जो बात की है, उसमें हमने पदार्थ, जो कि पदार्थ जो है, यानी कि रियलिटी को डिफाइन करता है, सत्य के बारे में बताता है, सत्य के बारे में हमें जानकारी देता है। तो अब पदार्थ में हमने अभी द्रव्य के बारे में लास्ट यानी पिछले क्लास में हमने पढ़ाई किया कि द्रव्य क्या होता है और द्रव्य से कैसे जो है वो गुण और कर्म कैसे द्रव्य में ही आश्रय रखते हैं, यानी जो द्रव्य का आधार जो है उसमें गुण और कर्म दोनों आते हैं, ये हमने देखा। तो गुण के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया कि ऑलमोस्ट 24 गुण बताए हैं। 24 गुण जो है वो रूप, रस, देन गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, परिमाण यानी आकार, संयोग, विभाग, ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, देन संस्कार, धर्म, अधर्म, ये 24 गुण यहाँ पे महर्षि कणाद ने बताया है। अब आगे बढ़ते हैं, कर्म के ऊपर बात करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कर्म जो है, इस कंसेप्ट को ऑलमोस्ट ऑल दर्शन ने एक्सेप्ट किया है, ग्रीन सिग्नल दिया है। तो अब वैशेषिक दर्शन में कर्म को जो रियलिटी है, यानी वास्तविकता है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी तीसरा महत्वपूर्ण श्रेणी माना गया है। और कर्म का अर्थ यहाँ पे एक प्रकार से नैतिक कर्म यानी पुण्य पाप के रूप में नहीं होता। यहाँ पे जो कर्म है वो काफी आपको डिफरेंट मिलेगा बाकी दर्शन से, इवन जैन दर्शन से भी डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कर्म का सिद्धांत है वो गति या क्रिया यानी मूवमेंट से कनेक्टेड है। तो कर्म ऐसा तत्व है जिसकी वजह से द्रव्यों में हमें गति दिखाई देती है। जो भी द्रव्य है उसमें अगर हम बोलते हैं कि परिवर्तन कैसे हो रहा है, तो जैसे कि हमने अभी जैन दर्शन में पढ़ा था कि जो धर्म तत्व है, उसकी धर्म तत्व की वजह से हम देखते हैं कि कोई भी मूवमेंट पॉसिबल होता है। अगर धर्म तत्व नहीं होता तो शायद मूवमेंट नहीं होता, वैसे अधर्म तत्व होता है तो इसलिए कोई भी वस्तु रेस्ट कर सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो बात हुई है कर्म की वजह से हमें द्रव्यों में गति दिखाई देती है और साथ ही साथ परिवर्तन दिखाई देता है। क्योंकि परिवर्तन कैसे होता है, परिवर्तन कंटिन्यूटी की वजह से होता है, कुछ एक्टिव मोमेंट्स की वजह से होता है, कुछ एक्टिव मोशन की वजह से होता है। और वो एक्टिव मोशन का जो कारण है वो है कर्म। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी के फिलॉसफी से। तो जब आपको कंपेयर करना है तो वैशेषिक दर्शन के कर्म को आप गति से कनेक्ट कर सकते हैं। इवन जो वेस्टर्न फिलोसोफर है, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु बोलते हैं, उन्होंने भी गति को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वो भी यही बोलते हैं कि गति की वजह से ही हमें परिवर्तन दिखाई देता है। अगर गति नहीं होता तो शायद परिवर्तन भी नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया है कि कर्म भी उस गुण की तरह है जो कि द्रव्यों में ही पाए जाते हैं, यानी द्रव्य में ही विद्यमान रहते हैं। इसलिए अगर हम पूछे कि क्या कर्म का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है, तो यहाँ पे वैशेषिक दर्शन कहता है कि कर्म का कोई ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि कर्म जो है वो भी द्रव्य से ही कनेक्टेड है। जैसे गुण द्रव्य में आश्रय करता है, वैसे कर्म भी द्रव्य में ही आश्रय करता है। तो यहाँ पे कर्म और गुण जिसके बारे में हमने पढ़ा, दोनों ही द्रव्य पे आश्रित है। पर फिर भी यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है कि भले दोनों ही द्रव्यों पे आश्रित है, पर जैसे कि हमें जैन दर्शन में पढ़ा कि गुण और पर्याय में अंतर है, वैसे ही यहाँ भी जो गुण है और कर्म है इसमें हमें अंतर दिखाई देगा। तो गुण जो है वो पैसिव है यानी कि निष्क्रिय है, और जो कर्म है वो डायनेमिक है यानी कि सक्रिय है। तो इसमें से कौन सा परिवर्तनशील का कारण है ये हमको समझ आता है। जो एक्टिवली जो काम करता है, जो सक्रिय है, जो डायनामिक है, वही परिवर्तन का कारण हो सकता है।
तो इसलिए कर्म को ही यहाँ पे परिवर्तन का कारण बताया गया, कर्म को ही परिवर्तनशील बताया गया। तो गुण जो है क्या करता है, गुण का कार्य क्या है? गुण किसी वस्तु की विशेषता को प्रकट करता है। यानी हमें अगर कोई वस्तु को एक्सप्लेन करना है तो हम उस वस्तु के गुण को हाईलाइट करेंगे। गुण की वजह से ही हम वस्तु को पहचान पाएंगे, उसको एक दूसरे से भिन्न बता पाएंगे। पर कर्म की वजह से हम वस्तु के गति को नाप पाएंगे, साथ ही साथ उसमें जो हो रहा है परिवर्तन, उसका कारण बता पाएंगे। तो यहाँ पे जैन दर्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे जो इम्पोर्टेंस दिया गया वो गुण और पर्याय को दिया गया। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो तीसरा यहाँ पे हमने रियलिटी का कंसेप्ट देख रहे हैं वो है कर्म। कर्म यानी कि गति। तो कर्म जो भी कर्म है, वस्तु में गति और परिवर्तन दोनों उत्पन्न करता है। इसलिए कर्म को ही परिवर्तन का कारण माना गया है। तो अब क्योंकि कर्म जो है परिवर्तन का कारण है, तो कर्म की वजह से और भी बहुत सारी चीजें होगी। वस्तुओं में अब संयोग होगा, यानी कि दो वस्तुएं जब कनेक्ट होती है तो उसको संयोग बोलते हैं। और वस्तु में विभाग होगा, यानी कि उसके जो कण है, जैसे वैशेषिका में यहाँ पे परमाणु बोलते हैं। तो परमाणु जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तब हम उसको संयोग बोलेंगे। अब वही परमाणु जब एक दूसरे से अलग होंगे तब हम उनको विभाग बोलेंगे। तो अब ये जो दो प्रोसेस है, यानी कि संयोग यानी कि कंजंक्शन और विभाग यानी कि डिसजंक्शन, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये अगेन कर्म की वजह से हो रहा है। तो अगर आपको कर्मों को एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे दो प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला आप बता सकते हैं कि कर्म जो है वो परिवर्तन का कारण है, और दूसरा आप बता सकते हैं कि कर्म की वजह से संयोग और विभाग ये दोनों होता है। तो जब भी दो वस्तुएं संपर्क में आती है तो हम उसको कहेंगे संयोग, और जब भी दो वस्तुएं अलग अलग हो जाती है तो हम क्या कहेंगे उसको? डिसजंक्शन, विभाग। तो इस प्रकार से हम ये एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो दोनों ही अवस्थाएं जो है ये कर्म के कारण ही संभव है। यानी अगर कर्म नहीं होता तो शायद ये दोनों प्रोसेस भी नहीं होता। अब कर्म के यहाँ पे वैशेषिक दर्शन में 5 प्रकार बताए गए हैं कि कर्म की वजह से हमें क्या क्या वस्तुओं में देखने को मिलता है। तो जब कोई भी वस्तु ऊपर की ओर जाती है, यानी उसका गति ऊपर की ओर जाता है, तो उसको उत्क्षेपण कहते हैं। ऊपर की ओर कोई किसी वस्तु को हम उछाल के देखते हैं तो वो उसको हम उत्क्षेपण क्षेपण कहते हैं। अब जब वो नीचे की ओर उसकी गति होती है तो अवक्षेपण कहते हैं। और जब वो सिकुड़ता है, संकुचन होता है, तो उसको आकुंचन कहते हैं। और जब वो फैलता है, विस्तार करता है, तो उसको प्रसारण कहते हैं। और जब वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसको गमन कहते हैं। तो इस प्रकार से कर्म को 5 भाग में वैशेषिक दर्शन ने बताया है कि कर्म इस प्रकार के ही हो सकते हैं, यानी ऊपर की ओर कर्म होना, नीचे की ओर गति होना, सिकुड़ जाना, फैल जाना, या गमन करना एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह तक। इस प्रकार ही हमारी गति हो सकती है। तो संसार में हमें जो भी भौतिक परिवर्तन दिखाई देता है वो इन्हीं 5 कारणों की वजह से दिखाई देता है, इन्हीं 5 प्रकार की गतियों की वजह से दिखाई देता है। जैसे कोई भी वस्तु हमें अगर ऊपर उछलता हुआ दिखता है तो उसको उत्क्षेपण कहेंगे, नीचे गिरता है तो अवक्षेपण कहेंगे, हाथ का मुड़ना, सिकुड़ जाना आकुंचन कहेंगे। तो और फैल जाना किसी का, उसको प्रसारण कहेंगे। किसी मनुष्य का इधर से उधर गमन करना, उसको गमन कहेंगे। तो ये बहुत विभिन्न प्रकार के कर्म वैशेषिक दर्शन में बताए गए हैं, महर्षि कणाद ने बताया है। तो इसे हमें समझ के रखना है कि कर्म और किस प्रकार के होते हैं। तो अब आगे कर्म को भी, जो हम गुण गुण के बारे में समझ रहे थे, वैसे कर्म को भी गुण की तरह
द्रव्य का असमवायी कारण यानी बाहरी कारण माना गया है। इसका मतलब है कि कर्म द्रव्य में जो भी परिवर्तन और गति करने में जो सहायक होता है, पर जो भी होता है वो बाहर की कारण की वजह से होता है। यानी मतलब एक प्रकार से बोलते हैं असमवायी कारण, यानी उससे उससे कनेक्टेड कारण नहीं है वो कारण, वो वस्तु से को एग्जिस्टेंस नहीं करती, यानी वो वस्तु में वो कारण नहीं है, वो कोई बाहरी कारण है। तो कर्म द्रव्य में जो भी परिवर्तन होता है, गति उत्पन्न करने में जो भी सहायक होता है, पर वो स्वयं द्रव्य का स्थायी या अविभाज्य भाग नहीं होता। मतलब कर्म जो है वो कुछ समय तक उसमें रहेगा वस्तु में, और कार्य होने के बाद वो कर्म समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से समझना है। तो ये अगर ये वाला कर्म हम बोलेंगे ऊपर की ओर गति जाना, तो एक वस्तु ऊपर की ओर चले जाती है तो उसका कर्म यहाँ तक ही सीमित रहता है, यहाँ तक, फिर वो कर्म समाप्त हो जाएगा। फिर वो वस्तु अगर नीचे की ओर गिरती है तो उसका कर्म यहाँ तक ही सीमित रहेगा, कि गिर जाने के बाद वो कर्म समाप्त हो जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पे कर्म को असमवायी कहा गया है, क्योंकि वो वस्तु के इंटरनल गुण में नहीं माने जाते हैं, वो वस्तु के बाहरी कारण की वजह से होता है। तो जैसे अभी जैन दर्शन में हमने समझा था धर्म द्रव्य के बारे में, कि धर्म धर्म द्रव्य कैसे सहायक होते हैं, सहायता देते हैं गति के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे जो कर्म है वैशेषिक दर्शन में, ये भी एक प्रकार से सहायक है। ये इंटरनल कॉज नहीं है, ये बाहरी कॉज है, बाहरी कुछ फोर्स है उसकी वजह से कर्म होता है। और इसी वजह से ये कर्म जो है कंसिस्टेंटली कोई वस्तु में नहीं रहेगा, वो कुछ ही समय के लिए रहेगा, कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो वो फिर अलग हो जाएगा। तो वैशेषिक दर्शन में कर्म को एक प्रकार से सक्रिय बताया गया है, एक्टिव बताया गया है, क्योंकि इसी की वजह से हम वस्तु में परिवर्तन देखते हैं, द्रव्यों में गति देखते हैं, उसमें संयोग विभाग ये सारी चीजें देखते हैं। तो गुण जहां तक हमें वस्तु की पहचान देता है, कर्म जो है वस्तु की क्रियाशीलता देता है, उसमें परिवर्तन देता है। ओके, इतना क्लियर है। कर्म के बारे में अगर पूछा जाए कि वैशेषिक दर्शन में कर्म को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो आपको क्या समझ आता है? और क्या आप इसको जैन दर्शन से कंपेयर कर सकते हैं, कर्म को और गुण को, पर्याय को कुछ बता सकते हो उसके बारे में? अगर कर्म नहीं होता तो क्या वास्तविकता चलता? क्या हम रियलिटी को समझ पाते, वास्तविक जीवन को समझ पाते? नहीं नहीं मैडम, समझ पाते हैं नहीं नहीं कर्म। नहीं नहीं मैडम, नहीं। मतलब कर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर वैशेषिक दर्शन कहता है कि कर्म भी एक पदार्थ होना चाहिए, तो आप लोग कितना एग्री करते हैं ये होना चाहिए? क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं बनता है, इसके बिना तो हाँ हमारा जीवन नहीं चलता है। हाँ लेकिन मैडम। मैम, अब कोई चीज ऊपर ऊपर जा रही है तो कोई फोर्स लगाएंगे तब जाएगी ना, तो पदार्थ का हाँ, गुण बट वो तो नहीं फोर्स होगा, क्या तो है? वो तो बाहरी फोर्स है ना। बाहरी फोर्स हुआ ना, तो हाँ पदार्थ से तो ऊपर नहीं है। हाँ, पदार्थ की वो तो पदार्थ में फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऊपर जा रहा है, पदार्थ का अपना राइट। गुण तो नहीं होगा ना वो। अपना फोर्स नहीं है, मतलब इसलिए तो उसको समवायी नहीं कहा गया है। इसी वजह से उसको क्या कहा गया है? समवाय, असमवायी, समवाय। यानी बाहरी कारण है। अगर समवायी कहते तो मतलब उसका इंटरनल कारण, जैसे कि अभी जैन दर्शन में काल को समवायी माना गया, यानी कहीं ना कहीं वो इंटरनली होता है। तो पर यहाँ पे असमवायी इसलिए बोला गया है क्योंकि वो बाहरी कारण है। पुरुषार्थ को जैसे माना गया है कि वो समवायी है, क्योंकि पुरुषार्थ तो हमारा चेतना, जो हमारा कॉन्शियसनेस है उसका फोर्स है पुरुषार्थ, तो इसलिए उसको समवायी माना गया है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कर्म को भी सामान्य। तो समवाय बोला है मैम, कर्म को समवाय ही बोला है ना मैम। हाँ, उसपे जैन दर्शन में बोला है, हाँ समवाय बोला है। जैन दर्शन में बोला है कर्म को, बट यहाँ यस, पे वैशेषिक दर्शन में इसको असमवाय। असमवाय कहा गया, क्योंकि समवाय इसको गति से कनेक्ट किया जा रहा है। इसलिए थोड़ा वहां पे कंसेप्ट हम्म। डिफरेंट है, यहाँ पे इसको परिवर्तन, गति। यहाँ परिवर्तन बताया है, यहाँ हाँ, पर परिवर्तन सक्रिय बताया है। यस यस। मैम गति से कैसे एक्चुअली कनेक्ट होता है कर्म, ये समझ ही नहीं बन रहा। मतलब वो द्रव्य हो गया ना, तो ये कैसे कनेक्शन मतलब उनका गति के साथ। हम्म,
टोटली अलग है ना मैम, बिकॉज गति इज द्रव्य है, इट्स अ मोशन, तो उसको कर्म के साथ कैसे जोड़ रहे हैं यहाँ पर, किस अपेक्षा से, मतलब कर्म को एक प्रकार से हम क्या बोलते काम हैं, बता एक रहे हैं क्या? एफर्ट बोलते हैं, एक हाँ, एक्टिविटी एफर्ट बोलते बोलते हैं, हैं, यस। समथिंग विच ब्रिंग्स मूवमेंट, हम्म, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है, वैसा हम कर्म को समझते हैं। कर्म कार्य करते हैं, काम करते हाँ। हैं, वैसे हो हम्म। गया है। हाँ, तो उस प्रकार से ये वास्तविकता का बहुत इंपॉर्टेंट तत्व माना गया है, और उस प्रकार से इसको बोला गया है कि ये एक ऐसा तत्व है जिसकी वजह से परिवर्तन होता है, क्योंकि परिवर्तन का कोई ना कोई तो रीजन देना पड़ेगा। या तो आप इंटरनली बोल सकते हैं कि इंटरनल कोई फोर्स एक्टिव है जिसकी वजह से परिवर्तन हो सकता है, या तो आप बोल सकते हैं कोई बाहरी फोर्स एक्टिव है जिसकी वजह से परिवर्तन हो सकता है। इसी वजह से भारतीय दर्शन दो हिस्से में डिवाइडेड है। कुछ लोग बोलते हैं कि क्रिएटर गॉड है जिसकी वजह से परिवर्तन होता है, कुछ लोग होता है। बोलते हैं कोई क्रिएटर गॉड नहीं है, ये सब जो है एक जो जीव है उसका ही खुद का एक्टिविटी है, खुद की उसकी मोटिवेशन है, लेवल है। तो ये एक डिफरेंस हमको देखने को मिलता है बिटवीन क्रिएटर गॉड एंड नॉन क्रिएटर गॉड, राइट। तो अब ओके, अब नेक्स्ट आते हैं सामान्य। अब सामान्य को वास्तविकता का चौथा महत्वपूर्ण श्रेणी माना गया है। सामान्य का क्या अर्थ होता है? वो जो समान है, वो जो यूनिवर्सल गुण है। सामान्य मतलब एक ऐसा क्लास जो कि सारी वस्तुओं को एक श्रेणी में लेकर आता है, एक ऐसा कैटेगरी जो कि सारी वस्तुओं को बोलता है कि ये एक है। मतलब सामान्य ऐसा तत्व है जो सारे व्यक्तियों में एक समान रूप में पाया जाता है। जैसे अगर हम ह्यूमैनिटी बोले तो वो एक सामान्य गुण है, ह्यूमन बोले तो ये एक सामान्य गुण है, उसमें मेल फीमेल सब आ जाते हैं। तो अब ऐसे ही जो सामान्य है उसको यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तरीके से रियलिटी का हिस्सा माना गया है, क्योंकि जैसे कि हम जैन दर्शन में भी देखते हैं व्यवहारिक और निश्चय, तो निश्चय से हमें सब कुछ समान दिखता है, निश्चय से एवरीथिंग इज वन। तो वैसे ही यहाँ पे सामान्य माना गया है, और सामान्य तरीके से सब कुछ जो है उसको एक कैटेगरी में रखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण के लिए, संसार में बहुत सारे गाय हैं, सारे गाय के बहुत डिफरेंट डिफरेंट आकार होंगे, रंग होगा, उसका रूप अलग होगा, फिर भी उसमें एक ऐसा स्पेशल क्वालिटी है जो कि सारे गाय में होगा, उसको हम गायत्व बोलेंगे। गायत्व एक यानी काउनेस, तो काउनेस एक ऐसा समान गुण होगा जो कि हमें सारे गाय में मिलेगा। वैसे ही पशुत्व, एनिमलिटी, ये एक ऐसा सामान्य गुण है जो कि हमें गाय, घोड़ा, हाथी, सारे पशु वर्ग में मिल जाएगा। तो वैसे ही संसार में जितने भी जीव हैं उसमें भी एक ऐसा गुण है जो कि हमें सामान्य रूप में दिख जाएगा। तो अब एक सवाल आ जाता है यहाँ पे अगेन, अगर हम आत्मा को इंसान का एक सामान्य गुण लेके चले जो कि सब में हम बोलते हैं कि है, तो क्या जानवरों में भी हम ये लेके चल सकते हैं कि कुछ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, कुछ डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है। इवन पत्थर में भी बोला जाता है कि उसमें भी कॉन्शियसनेस है, बट वो सोई हुई चेतना है, डॉर्मेंट फॉर्म में है। तो इस प्रकार से वैशेषिक दर्शन ने जो सामान्य जो तत्व है उसको इटर्नल बोला है, यानी नित्य बोला है। तो इस ये जो पर्टिकुलर गुण है, इस पर्टिकुलर चीज को एक दार्शनिक है जो प्लेटो है, वो इसी को बोलते हैं कि ये जो तत्व है इनका एक अलग दुनिया है, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, जहां पे ये सारे जो तत्व है, माने ये जो जैसे गायत्व है, पशुत्व है, इस प्रकार के जितने भी आइडियाज हैं वो उस दुनिया में है। मतलब देयर इज वन पैरेलल वर्ल्ड। काफी वेस्टर्न फिलोसोफर्स ऐसा बोलते हैं कि एक ऐसा पैरेलल वर्ल्ड है जहां पे सिर्फ ये आइडियाज है, हम यहाँ पे एज अ रियलिटी सब कुछ देख रहे हैं, बट ऐसा एक पैरेलल वर्ल्ड है जहाँ पे ये सारे आइडिया है। तो वी कॉल इट एज अ प्लेटो वर्ल्ड्स ऑफ आइडिया। तो वैसे ही यहाँ पे वैशेषिक दर्शन उसी प्रकार से
इस सामान्य को नित्य कहा है, जो कि कभी जन्म नहीं लेता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। क्योंकि अगर ये समथिंग अगर नित्य है तो मतलब इसका जन्म नहीं होता, ये हमेशा के लिए था, हमेशा के लिए है और हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास जो कि खत्म हो चुकी है, बट स्टिल उसका रेफरेंस लिया जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें हमेशा नित्य होती है, कुछ गुण हमेशा नित्य होते हैं? कुछ एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं? मतलब कोई अगर इंसान महापुरुष खत्म भी हो गया है तो उनके आइडियाज को हम लेके चलते हैं, तो क्या उनके आइडियाज उन्होंने जो बताया है, फिलॉसफी बताई है जो भी, क्या हम उसको नित्य मान सकते हैं, जो कि परमानेंट रहेगा? कैन वी से हाँ कि वो नित्य है? हाँ राइट। हाँ मैडम। आसपास आपके हाँ कितने सारी चीजें आप देख सकते हो, ट्यूबलाइट से लेके स्मॉल सेफ्टी पिन तक, भले उसके क्रिएटर आज नहीं है बट स्टिल वी आर यूजिंग इट। सो कैन वी कॉल इट कि ये समथिंग विच इज परमानेंट? ये आइडिया ही तो था जिसकी वजह से आज वो जीवित है। अगर वो पर्पस नहीं होता, वो उद्देश्य नहीं होता, तो उससे रिलेटेड वस्तु भी आज हमें देखने को नहीं मिलता। ओके, तो इसी वजह से सामान्य को यहाँ पे नित्य बताया गया है। और ये जो नित्य है, ये जो सामान्य है, इसका कोई विशेष स्थान नहीं है, इसका कोई समय नहीं है। ये जहां जहां इसका संबंधित वस्तुएं से जहां होता है, वहां वहां हमें सामान्य दिखाई देता है, वहां हमें सामान्य विद्यमान दिखाई देता है। तो सामान्य सिर्फ द्रव्यों में नहीं होता, ये गुण और कर्म में भी होता है। तो सामान्य को तीन स्तर पे बताया गया है, थ्री लेवल में हम सामान्य को देख सकते हैं। सबसे पहला जो है परम यानी सबसे व्यापक सामान्य, जैसे कि सत्ता, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस को हम मान सकते हैं कि एवरीबडी एग्जिस्ट, जीव है अजीव है सब एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम उसका रीजन देते हैं लॉजिक से या परसेप्शन से, कि हम उसे देख सकते हैं ना, तो वह एग्जिस्ट करता है। अगर शायद कोई और भी मैं नहीं देख पा रही, बट अगर कोई और भी देख पा रहा है तब भी वो अस्तित्व में है। राइट, इस प्रकार के हम थोड़े से लॉजिकल फ्रेजेस देते हैं। तो एग्जिस्टेंस को एक प्रकार का सामान्य माना गया है कि वो सब में है, सत्ता जो है हमें सब में दिखाई देता है। राइट, एग्जिस्टेंस के अलावा और भी कुछ? तो यहाँ पे दूसरा बताया गया है अपार, यानी सीमित सामान्य, जैसे गायत्व सीमित है, यानी सिर्फ गाय में मिलेगा। क्या ह्यूमंस में मिलेगा गायत्व? ही इज लाइक अ काउ, क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर गायत्व मतलब हम गायत्व बोल रहे हैं ना, तो अगर हम बोलते हैं ही इज लाइक अ काउ, तो इसका मतलब क्या होता है? कि उसमें गायत्व है, या वो फ्रेज का मतलब ही कुछ और है? हम बोलते हैं ना बहुत बार कि दिस पर्सन इज लाइक अ काउ, तो उसका मतलब क्या होता है? सीधापन, सीधापन। सीधापन। बट सीधापन का क्या मतलब? ऐसा है कि उसमें गायत्व है? नहीं है। गायत्व तो नहीं है, बट हम कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं, ही इज लाइक अ लायन, ही इज लाइक अ काउ, बट उसका मतलब ये नहीं कि इसमें ये जो पर्टिकुलर गायत्व है वो आ गया। मतलब ये जो है वो अपार है, यानी सीमित है। फिर तीसरा है परा अपार, ये मध्यवर्ती सामान्य है। जैसे पशुत्व जो है वो बहुत सारे पशु में दिखेगा, तो ये जो सत्ता से संकीर्ण और गायत्व से व्यापक है, तो वो परापर। तो इस प्रकार से तीन लेवल बताया गया है। तो सामान्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हिस्सा माना गया है वास्तविकता को समझने के लिए। ये एक प्रकार से हमने ऐसा नहीं बोला है कि ये हमारे मन की कल्पना है, ये वस्तुओं को पहचानने का वास्तविक गुण है। और इसी वजह से वैशेषिक दर्शन को यथार्थवादी यानी कि रियलिस्ट बताया गया है। रियलिस्ट मतलब जो जैसा दिखता है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, उसको वो सच मानते हैं। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो हमें जो चीजें दिख रही है वो सत्य है। और जो बौद्ध के नामवाद है, नॉमिनलिज्म, यानी जिसको हम नाम दे सकते हैं वो है, इस प्रकार का इनका सच है।
कि अगर आसपास की चीजें जितनी भी वस्तुएं हैं अगर हम उसको नाम दे सकते हैं यानी कि उसमें सत्य है, उसमें सत्ता है। ओके। और कॉन्सेप्चुअलिज्म यानी हम उसको कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसा, जैसे कि हम जैन दर्शन में हमने वो पढ़ा है ना सप्तभंगी में, समथिंग विच इज एंड विच इज नॉट डिस्क्राइबेबल, ऐसा समथिंग देयर इज देयर ना सप्तभंगी में। तो अगर कुछ नहीं है या कुछ है, तो मतलब कुछ नहीं है, अगर सपोज देयर समथिंग विच इज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो? इज इट पॉसिबल कि उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है? है तो कर सी सकते हैं ना नास्तिक मैडम। है ना, कुछ एक है कर एक सकते हैं, नहीं है। कुछ बोलते नहीं हैं है। कुछ, हाँ अब तो जो हाँ, वो है वो बताते हैं, फिर जो नहीं है वो उसको भी बताते हैं, अस्थि है नास्ति आज ऐसे नास्ती है। तो जो हम्म नहीं है क्या हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? कर सकते हैं ना मैम। मतलब आप आसपास की चीज में देखिए कि कुछ नहीं है, अब आप उसको डिस्क्राइब करिए। डिस्क्राइब नहीं जो कर है सकते वो मैडम, तभी तो जो अव्यक्त बोलते है हैं ना। उसको सोच के करेंगे, ऐसा लग रहा है। हाँ, जो नहीं है हम्म, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उसके लिए तो आपको पहले पता होना चाहिए ना, कंसेप्ट होने चाहिए ना किसी चीज का, तभी तो आप डिस्क्राइब करेंगे। तो इसी वजह से वैशेषिक दर्शन में यथार्थवादी कहते हैं कि वो जो है उसको ही डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको ही कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य को भी एक प्रकार से वास्तविकता का इंपॉर्टेंट हिस्सा लिया गया है। अब नेक्स्ट है विशेष। विशेष तो जो मतलब है, मैम स्यात्वाद नहीं, माँ अगर स्यात्वाद का फॉर्मूला लगाते हैं तो देन वी कैन डिस्क्राइब कि ये है ये नहीं है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल जैसे मतलब इंदु मैडम बताते थे कि हाँ पद्मिनी जी अभी दिख नहीं रही हैं, शी इज नॉट हाँ, सीन बट शी इज इन द क्लास। सो यस, अच्छी है ना, तो अगर हम स्थित्यवाद का फॉर्मूला लगाते हैं तो देन वी कैन डिस्क्राइब बोथ। बट इनका कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि दे आर फॉलोइंग, आप जो बता रहे हो यथार्थवाद जो है उसी का मतलब ऑन दिस बेसिस वो फॉलो कर रहे हैं वैशेषिक, ऐसा हो सकता है ना मैम? इज दिस पॉसिबल? हाँ, हाँ, देखा अपने गया। फॉर्मूला के हिसाब से तो वी कैन, जो है जो नहीं है तो जो है उसको बता के एक नहीं है वो भी बोल सकते हैं, बट देन हाँ हाँ हाँ, मतलब नहीं है वो आप बोल सकते हो कि ठीक है, यहाँ पे हाँ कौन नहीं है, यू कैन टेल। हाँ एंड यू कैन यस ऑल्सो डिस्क्राइब ऑल्सो बिकॉज इन द पास्ट दे वर, यस यस। है ना? हाँ, तो स्त्यात्वाद के हिसाब से तो वी कैन डिस्क्राइब, बट देन हो सकता है वैशेषिक डजंट बिलीव इन स्त्यात्वाद, तो उनके लिए दे आर गिवन द कांसेप्ट ऑफ मतलब ऐसा समझे क्या, मुझे नहीं पता मतलब वैशेषिक हम्म। दे डू बिलीव और नॉट स्त्यात्वाद में करके वैशेषिक ये दर्शन कॉन्सेप्ट। बिलीव इन व्हाट इट इज, मतलब जो दिख रहा बस है। तथ्य, हाँ हाँ, वही है, हाँ तत्व यथार्थवादी। यथार्थवाद जो है उसको वो बिलीव कर रहे हैं। हाँ हाँ, जैसा जो दिख रहा है, मे बी एटम्स को भी बिलीव करते हैं ना, हम्म एकदम छोटा सा परमाणु है, हम्म, नहीं दिखता है हमें, बट स्टिल कहीं ना कहीं से तो वो दिखेगा, हम्म, माइक्रोस्कोपिक लेवल में तो वो दिखेगा। दिखेगा। हम्म। तो ओके। अब नेक्स्ट जो है वो है विशेष दर्शन। विशेष का मतलब क्या होता है? वह गुण जो प्रत्येक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करता है और विशिष्ट बनाता है। तो सामान्य की मतलब हमने क्या समझा था? अनेक वस्तुओं में ये समानता लेकर आता है, और विशेष उसका ठीक अपोजिट, यानी वस्तुओं की अलग अलग पहचान अगर दिया जाए तो वो पहचान विशेष तत्व की वजह से होता है। तो विशेष जो है ये भी नित्य द्रव्यों में बताया गया है, जैसे कि परमाणु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। ये सब अलग अलग इसलिए है क्योंकि विशेष तत्व इसको अलग अलग क्लासिफाई कर सकता है। तो इन सभी का अस्तित्व हमने शाश्वत माना है, और कई परमाणु ऐसे हैं जिनके हमने बोला है कि उसके गुण समान हो सकते हैं, फिर भी वो एक परमाणु दूसरे परमाणु से अलग बताए गए हैं। तो ये अलग जो है भिन्नता जो आता है वो विशेष की वजह से आता है। तो वैशेषिक दर्शन ने विशेष को भी
नित्य बोला है, साथ ही साथ इसको भी अविभाज्य बोला है, क्योंकि अगेन इसको आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि ये बहुत डिफरेंट वस्तुओं में हमको देखने को मिलता है, और इसलिए ये असंख्य है। तो प्रत्येक जो नित्य द्रव्य है उसका अलग अलग विशेष होता है, जिसके कारण उसकी स्वतंत्र पहचान बनी रहती है। यानी अगर विशेष तत्व नहीं होता तो हम सब एक जैसे दिखते और हम सब एक होते, पर यहाँ पे इतनी भिन्नता है, इतनी डाइवर्सिटी है, वो किस वजह से है? वो विशेष तत्व की वजह से है। तो अगर विशेष नहीं होता तो जितने भी परमाणु है, जितने भी आत्माएं हैं, वो हमको सेम दिखाई देती, बट ऐसा नहीं होता। सारी चीजों में भेद होता है, और ये भेद किसकी वजह से होता है? ये भेद विशेष तत्व की वजह से होता है। तो इसी वजह से वैशेषिक दर्शन ने विशेष को बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्ता माना, बहुत इंपॉर्टेंट बात माना है, जिससे कि जो संसार में डाइवर्सिटी है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जो इतने सारे लोग, इतनी सारी वस्तुएं स्वतंत्र चल रही है, उसको हम समझा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो चीजों को पहचान दिलाता है, आइडेंटिफिकेशन करने में जो हेल्प करता है, वो है विशेष तत्व। ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन से तत्व के बारे में पढ़ लिया? विशेष हो गया, देन सामान्य विशेष दोनों जाना था। हाँ, उसके पहले कौन से पढ़े थे? सामान्य विशेष के पहले और इसका कर्म था, कर्म। कर्म हाँ, और कर्म पढ़े, कर्म और गुण, ये दोनों गुण। पढ़े, और उसके 5 भेद पढ़े थे। 5 हाँ भेद जो ऊपर उठता है, और हाँ, वैसे वो कर्म 5 के। भेद पढ़े। हाँ, राइट। और संयोग और विभाग पढ़े थे। हम्म। हाँ, संयोग और विभाग होता है इसका यस 3 यस। पॉइंट। हाँ, उसके पहला कौन सा हमने पदार्थ पढ़ा है? द्रव्य। द्रव्य। राइट। तो हाँ, तो अभी जो हम रियलिटी के कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, रियलिटी को समझने के लिए ये सारा जो अभी तक पढ़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग के लिए एक असाइनमेंट है, बिफोर वी स्टार्ट समवाय। आप लोग जैन धर्म का जो समवाय है, जिसमें पुरुषार्थ आता है, कर्म आता है, काल काल आता आता है, है, प्रकृति नियति। आता है, और कौन सा है फिफ्थ वाला? नियति आता है मैडम, नियति भी है। नियति। हाँ, हाँ। राइट, यस। तो 5 समवाय है जैनिज्म में, हम्म, राइट। तो वो उसको थोड़ा सा आप पढ़ के रखिए, ताकि हम वैशेषिक दर्शन का समवाय और जैनिज्म का समवाय दोनों को कंपेयर कर सके, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ सके। हम्म, और समवाय पढ़ने के बाद यहाँ पे और भी बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी है, जो कि है नॉन एग्जिस्टेंस, जो कि आई थिंक वैशेषिक दर्शन ने ही यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। उसके अलावा ऐसे काफी दर्शन तो हमें नहीं मिलते हैं जो कि नॉन एग्जिस्टेंस, वैशेषिक और मीमांसा ही है जो कहीं ना कहीं ये दोनों मतलब अभाव, ये नॉन यानी नॉन एग्जिस्टेंस को एक्सेप्टेंस देते हैं। ओके, तो इतना पढ़ने के बाद हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट यानी यूनिवर्स, नेचर ऑफ गॉड, आत्मा का गुण, ये सब हम वैशेषिक दर्शन में देखेंगे। ओके, तो अभी तक जो पढ़ा हमने, क्या आप उसको जैन धर्म से थोड़ा कंपेयर करके बता सकते हैं कि कितना कंपेरेटिव है ये, दोनों में कितनी भिन्नता है, कितना विशेष सिमिलैरिटीज है? सामान्य और विशेष तो हम भी बताते हैं मैडम। सामान्य गुण, विशेष गुण तो इवन वी टेल एकदम मतलब सिमिलर लाइन में है दोनों बातें। हम्म। कर्म का डिफरेंस है, व्हाट दे टेल अबाउट कर्म, अपना कर्म डिफरेंस है, बट देन उसमें समानता क्या होगा? टर्मिनोलॉजी हो गई, और परिवर्तन बताया है, बट देन हम उसको परिवर्तन नहीं शायद हम परिवर्तन तो नहीं बोलते हैं जैन दर्शन में, या बोल भी सकते हैं मैडम परिवर्तन, कि कर्म ही है जो हमको आगे लेके जा रहा है, या पूर्व जन्म पुनर्जन्म, इट इज ऑल अगेन परिवर्तन भी है। मतलब वैसे देखे तो सिमिलर भी लग रहा है। ठीक है,
देन हाउ वी कम टू द कंक्लूजन कि हमारा मतलब सिमिलैरिटीज कितना है, अलग कितना है, वो कैसे हम उसको ये करेंगे? आप एक-एक मतलब तत्वों को एनालाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, ओके। एक-एक जो द्रव्यों द्रव्यों को तो आप एनालाइज़ कर ही सकते हैं क्योंकि द्रव्य तो है, उसमें भी यहाँ भी है। हाँ। एक्सेप्टेंस कैसा है सबका, मतलब उसका कंक्लूजन एक समरी तो बनाया ही होगा ना मैडम, कि मतलब जैन धर्म और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो बहुत है। बहुत है। हाँ, तो हाँ, उसका तो हमें वास्तविकता को देखने का जैसे कि हमने जैन दर्शन में पढ़ा है, वास्तविकता को देखने का उनका पैरामीटर ही डिफरेंट है। हाँ। वो 9 तत्व लेते हैं, इवन हुँ, मोक्ष और ये जो निर्जरा जो है, हुँ, संवर है, ये सबको इंक्लूड करते हैं। हुँ, हुँ। बट ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी क्योंकि वो नहीं सब कर्म से दिखेगी। रिलेटेड है, कर्म हुँ, और उससे हुँ, रिलेटेड है। हुँ, तो आत्मा को वैसे काफ़ी लोगों ने तत्व माना है, वास्तविकता माना है, इवन हुँ। वैशेषिक दर्शन भी माना है कि हाँ। आत्मा भी एक अच्छा इम्पोर्टेंट तत्व होता है। हुँ, तो इस प्रकार से आप कंपेयर कर सकते हैं, इस प्रकार से आप थोड़ा-सा एनालाइज़ कर सकते हैं कि दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज़ है, कितने डिफरेंसेस हैं। हुँ। बट वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन-सा दर्शन कौन से तत्व को मानता है, वही बात, हम अपने इम्पोर्टेंस मन देता से ऐसे है। नहीं बता सकते हैं, वही वही बात है हाँ। कि वी शुड हैव अ प्रॉपर थिंग कि भई नहीं, ऐसा समझें इसको करके। हुँ, हाँ। राइट, ओके, यस। बाकी संध्या जी, अनिल जी और पद्मिनी जी, आप लोग को क्या समझ आया आज का? तो भी समझेंगे मैम। बताइए, जितना समझा। नहीं, गुण में तो आपने बताया था कि गुण जो है निष्क्रिय होते हैं हुँ, और एक गुण दूसरे गुण में नहीं होता, मतलब गुण होता ही गुण है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए एक गुण दूसरे गुण में नहीं होता। गुण के बारे में तो विशेष बात बताई थी। हुँ, कर्म में आपने बताया था कि संयोग और वियोग, मतलब जो हुँ, कॉम्बिनेशन होता है, जब हुँ, चीजें संपर्क में आती हैं तो उसको हम संयोग कहते हैं, और जो जब विभाग उनका डिवीजन होता है, हुँ, डिसकंजक्शन जिसको बोलते हैं, तो विभाग होता है, हुँ, जिसको हम संघात, वहाँ हम लोग तत्वार सूत्र में संघात और वो बोलते थे, हुँ, हुँ। हुँ, घात, और दूसरा वर्ड क्या था प्रिया जी? सं संघात, अ, और विक्टम को क्या याद बोलते थे? ध्यान ध्यान नहीं आ रहा, 3 शब्द थे उसमें तत्वार्थ सूत्र में, यहाँ पर भी विभाग दिया है, वियोग नहीं दिया है, यहाँ पर भी है ना संयोग और विभाग दिया है, हाँ। तब रीजन यहाँ पर भी क्योंकि वियोग नहीं दिया, हाँ, शब्द में फ़र्क है इधर भी। हुँ, कर्म के 5 प्रकार बताए हैं, तो हुँ, कर्म के 5 प्रकार को हमने इस तरह से याद रखा है कि या तो चीज ऊपर जाएगी, कर्म है ना, हुँ, तो या तो ऊपर हुँ, जाएगा, नीचे आएगा, हुँ, संकुचन होगा या फैलाव होगा, शुक्र। या हुँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगी। तो इस तरह हुँ, से कर्मों के 5 डायरेक्शन, कर्म 5 तरह के हो जाते हैं। तो इस तरह हुँ, से दिमाग में याद रखने के लिए किया है कि या तो हुँ, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या संकुचन होगा, जैसे आत्मा है, संकुचित हो सकती है, फैल सकती है, हुँ, या किसी हुँ, डायरेक्शन में जा सकती है। तो कर्म के बारे हुँ, में ये है, और असमवाय है ये, हुँ, असमवाय है। चलिए, हुँ, असमवाय वैशेषिक दर्शन में अंसवाय इसको कहते हैं, जिसका कि एक दूसरे से परमानेंट संबंध नहीं है, विच आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हमारे यहाँ जैन दर्शन में अंसमवाय का मतलब ये है कि एक दूसरे का होना जरूरी है, मतलब ज़रूरी है। वहां पे घटनाओं से संबंधित है, कि अगर ये हुँ, नहीं होगा तो दूसरी घटना होगी नहीं। यहाँ ये हुँ, मतलब नहीं, यहाँ मतलब ये है कि एक दूसरे का होना जरूरी है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, वो है। तो यहाँ पे हुँ, असमवाय आया है, बिकॉज जो कर्म होगा, जो एक्शन होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा। हुँ, मतलब थोड़ा इंजीनियरिंग माइंड लगा के उसको समझ रहा हूँ कि हुँ, यहाँ पे उन्होंने कर्म का मतलब उसी से लिया है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा, उसकी वजह से कर्म होगा, एक्शन होगा, इसलिए उन्होंने उसको असमवाय कह दिया है, कि पदार्थ की इनहेरेंट क्वालिटी नहीं है ये, पदार्थ के एक्स्ट्रा कुछ उसके ऊपर कुछ आरोपित किया जाएगा तब वो एक्शन होगा, उसको हम हुँ, कर्म कहते हैं, विच इज करेक्ट ऑल्सो। मतलब कंसेप्ट से हुँ, ये बात समझ में आती है। फिर आपने सामान्य बताया, सामान्य में बताया था कि आपने जो मतलब सामान्य का उन्होंने बताया कि पर, अपर और परापर। समान सा सामान्य का समान सामान। समान। हमको इस तरह से कंसेप्ट मैडम जो हमने समझाया कि हम एक जंगल में गए, हम तो जंगल में देखा कि तमाम तरह के प्राणी हैं, तो सब प्राणियों के अंदर जीव तो है ना, तो सबके अंदर हुँ, एग्जिस्टेंस है, तो एक चीज को हम एग्जिस्टेंस कह सकते कॉमन। हैं।
फिर हमने देखा कि सांप भी हैं यहाँ पे, हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, तो अब हमने उनका वर्गीकरण कर दिया। जीव पहले जीव है सब, तो वो तो एग्जिस्टेंस हो गई। अब उनका हमने सब क्लासिफिकेशन किया। जब सब क्लासिफिकेशन, कुछ घोड़े हैं तो घोड़े वाला घोड़ा तो ले लिया, गायत तो ले लिया, ये जो हुआ ये अपर हो गया, है ना। और परापर में आपने क्या बताया था? बताइए। ये मध्यवर्ती सामान्य, मध्यवर्ती सामान्य। एग्जाम्पल क्या था उसका? एग्जाम्पल नहीं आता। जैसे पशुत्व ही है। पशु तत्व। हाँ, मतलब पशुओं में हाँ, पशुत्व गायत्व है, इंडिविजुअल उनमें वो क्या है, मतलब हमने पहले पशुत्व ले लिया, पहले सारे जीव ले लिए, फिर उसमें हमने पशुत्व ले लिया कि सब एनिमल हैं या आदमी हैं, वो दूसरा हो गया। अब तीसरे में हमने गाय घोड़े इनमें डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये तीसरा हो जाएगा। तो इस तरह से मैं समझाऊं। फिर आपने विशेष बताया, विशेष में ये है कि कोई ना कोई स्पेसिफिक क्वालिटी होगी जिसकी की वजह से उसको पहचाना जाता है, जिसको कि हम जैन धर्म में अपना वस्तुत्व गुण कह सकते हैं। हर 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 पदार्थ में एक अपना वस्तुत्व गुण होता है जिसके के लिए वो बनी है, जिसके लिए वो काम आती है, वही वस्तुत्व गुण या विशेष गुण कह रहे हैं कि कोई विशेषता होती है उसमें, वो विशेष गुण। फंडामेंटली सब में बात यही है, कहने का ढंग अलग अलग है। सर वस्तुत्व गुण तो सामान्य गुण में आता है ना, एक भेद है ना, सामान्य गुण का एक भेद है ना सर, वस्तुत्व गुण। हाँ, तो यहाँ सामान्य में बता रहे हैं ना, सामान्य में बता रहे। नहीं यहाँ विशेष में, उन्होंने विशेष में ले लिया है। हाँ, उन्होंने जो ले लिया वही। हाँ, विशेषता है ना, उसके अंदर कोई विशेषता है। तो फिर लकड़ी के उन्होंने ये अंदर विशेषता ली कि आत्मा एक विशेष है, मतलब वो पर्टिकुलर अलग हो गया, मन परमाणु अलग हो गया, मन अलग हो गया, जैसे बता एग्जाम्पल, तो वो विशेष है, वो अलग हो गया है। नहीं, किसी हाँ। पदार्थ में भी अलग अलग चीजें हैं, तो अलग चीजें। चीजें क्यों है? उनकी यूटिलिटी अलग है, उनकी यूटिलिटी अलग है, तो वस्तुत्व गुण हो गया ना, तो वो उनका जो वस्तुत्व गुण है वो उनको विशेष बताता है। उस विशेष को यहाँ विशेष कह रहे हैं ये, कि वो अच्छा। विशेषता है। विशेषता क्यों होती है? बिकॉज दे स्पेसिफाई द सेपरेट पर्पस, उनका पर्पस ही कुछ और है, उसके अंदर कुछ ऐसा गुण होता होगा, कोई चीज होती होगी जो उसको विशेष बनाती है, तो उसको विशेषता वाला गुण कहते हैं। दूसरों से अलग करता है ना, विशेष में से हम जो दूसरों से अलग, दूसरों से अलग मानते हैं। अलग करता। ओके, वेरी नाइस अनिल जी। ऑलराइट, देन सामान्य का मतलब यहाँ पे है, जैसे वही जंगल में हम गए तो सामान हमें जो दिखाई दे रहा है वो रियलिटी है। अब उस रियलिटी को हम तीन तरह से कर सकते हैं। जो जनरल सब में है वो एग्जिस्टेंस हो गया, फिर हमने उनको क्लासिफाई कर दिया, वैसा हो गया। फिर उनमें भी जो हमने क्लासिफाई किया, आयत घोड़े बल्ली अलग अलग कर दिया, वो बराबर हो जाएगा, थर्ड हो सारे जाएगा। इसमें आ जाएगा। मतलब कंसेप्ट से याद रखेंगे तो याद रहेगा। हाँ हाँ, याद तो रहेगा, नो डाउट। ओके, देन आज की क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं, एंड करते हैं। अब नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे। ओके, ठीक, जी। चलिए।